नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए 10 सीटों पर किसकी खैर नहीं जी। ये विधानसभा उपचुनाव की वो 10 सीटें हैं जिन पर चुनाव की तारीख भले अब तक सामने नहीं आई, लेकिन चुनावी गर्माहट ने सियासी तपिश को कई गुना बढ़ा के रख दिया है। योगी आदित्यनाथ लगातार इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में मैराथन दौरे कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र समेत कई योजनाओं की सौगातें दे रहे हैं, जबकि विपक्ष 2024 लोकसभा चुनाव में चल चुके जातीय गोलबंदी के फॉर्मूले के सहारे ही बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। उपचुनाव की तैयारियों में लगे योगी आदित्यनाथ अपने फायर ब्रांड अवतार में नजर आ रहे हैं। वो हर हाल में 10 सीटों पर जीत की गारंटी चाहते हैं। इनमें उनका सबसे बड़ा हथियार बना है हार्डकोर हिंदुत्व, और एक के बाद एक सामने आ रहे बयान इसी तैयारी का हिस्सा नजर आते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब उपचुनाव में बाबा ने जिन्ना का जिक्र कर दिया है। तो ऐसे में देखिए करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर के बीच योगी का मिशन बदलापुर। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हम लोग अपनी सीटें तो वापस लाएंगे भाई, लेकिन सपा की जो सीटें रही हैं उनको भी छीनेंगे। भाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है। यूपी के सियासी अखाड़े में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का जोर है। मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ योगी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन जीत की नई इबारत लिखने के मिशन पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की अगुवाई में विपक्षी इंडिया गठबंधन इस बार अपने जातीय समीकरण के सहारे बीजेपी के किले में सेंधमारी के प्लानिंग पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जिसका जातीय समीकरण जितना मजबूत होगा वो उतना ही प्रभावशाली साबित होगा। यही वजह है कि इस बार यूपी की 10 सीटों पर जीत की कहानी लिखने के लिए खुद सीएम योगी ने कमान संभाल ली है। वो लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जिन सीटों पर उपचुनाव होना है। ताजा तस्वीरें खैर विधानसभा सीट की हैं, जहां योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में शिरकत कर वहां की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। योगी आदित्यनाथ ने खैर विधानसभा में रोजगार मेला के अंतर्गत 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे, उद्यमियों को 35 करोड़ का ऋण वितरण किया, करीब 1500 छात्रों को टैबलेट वितरण किया और साथ ही अलीगढ़ में 705 करोड़ रुपए के 305 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके बड़ी सौगात दी। अब खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना, लिहाजा इसके कई मायने भी। यही वजह है कि अपने संबोधन में सीएम योगी विपक्ष पर हमला करने से नहीं चूके। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था, ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं। समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब उन्हें सत्ता प्राप्त हुई थी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अपनी योजनाओं के माध्यम से तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद बीजेपी यूपी में जीत की लय तलाश रही और 10 सीटों पर उपचुनाव वो आखिरी मौका है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चुनाव कई मायनों में ये भी तय करेगा कि 2027 में यूपी की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। ऐसे में ये चुनाव योगी के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए ने बीजेपी को जबरदस्त डेंट पहुंचाया है और अभी भी अखिलेश यादव उसी पीडीए की रणनीति के तहत ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने पीडीए की काट के तौर पर संवाद के साथ साथ सौगात का ट्रम्प कार्ड चला है। पार्टी को ये लगता है कि इसके सहारे वो गरीबों और पिछड़ों के बीच में पार्टी को लेकर बेहतर छाप छोड़ पाएगी, साथ ही साथ सभी वर्गों को भी साधने में आसानी होगी। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जहां भी जा रहे हैं वहां सौगातों की बौछार कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो मिल्कीपुर, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, करहल,
कटेहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ, फूलपुर, मझवा है। पिछले चुनाव में इनमें से 5 सीटें एनडीए और 5 सीट इंडिया गठबंधन के पास थी। अब इन सभी सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने विकास संवाद के साथ ही सौगात का प्रयोग भी शुरू कर दिया है। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो इसके पीछे की वजह है बीजेपी की सौगात वाली पॉलिटिक्स। दरअसल योगी जहां जा रहे हैं वहां सौगातों की बौछार कर रहे हैं। 17 अगस्त को सीएम योगी ने कटेहरी विधानसभा सीट का दौरा किया। कटेहरी में 211 करोड़ ऋण वितरण, 13,866 छात्रों को टैबलेट वितरण और 6500 से ज्यादा युवाओं की नियुक्ति पत्र दिया। 18 अगस्त को योगी अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा में थे, जहां उन्होंने 5,574 युवाओं के नियुक्ति पत्र, 3,415 छात्रों को टैबलेट वितरित किया। 22 अगस्त को योगी मीरापुर विधानसभा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 5,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र, 30 करोड़ का ऋण वितरण, 158 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया और 157 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव में नुकसान के बाद भाजपा ने योगी जी को पूरा अधिकार दे दिया है इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए। यहाँ पर ये योगी जी के लिए लिटमस टेस्ट है और भाजपा के लिए भी लिटमस टेस्ट है, क्योंकि इससे भविष्य की रणनीति तय होगी। जहां तक योगी जी का प्रश्न है, इस समय वो सभी विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा की लोकप्रियता किस तरह से बढ़ेगी। अब यह देखना है कि चुनाव परिणामों पर भाजपा का क्या असर पड़ता है। दरअसल हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में झटका लगा है। विपक्ष के आरक्षण के साथ ही रोजगार जैसे मुद्दों ने बीजेपी को बहुत पीछे धकेल दिया। यही वजह है कि अब बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि सौगातों की जमीन पर सियासी जमीन ज्यादा असरदार हो जाती है। खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री जिस विधानसभा में जा रहे हैं वहां के ज्वलंत मुद्दे उठा रहे हैं। विकास के मुद्दे पर पिछली सरकारों को आईना दिखा रहे हैं। विकास में कोई क्षेत्र पिछड़ने नहीं पाएगा, विकास हर द्वार तक पहुंचेगा। योजनाओं का लाभ बराबर सबको प्राप्त होगा, बिना भेदभाव के प्राप्त होगा। यह आश्वासन आप सबको देते हुए सुरक्षा और सम्मान के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के संग आप भी इस यात्रा में सहभागी बने। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि ये लुभाने की कोशिश अब नहीं चलेगी और धार्मिक बयानों का भी कोई फायदा नहीं होगा। जुमलों से चुनाव नहीं जीता जाता। आप केवल नाम बदलने की राजनीति करते हैं, पेपर लीक होते हैं उस पर कोई जवाब नहीं, बेरोजगारी पे कोई जवाब नहीं, महंगाई पे कोई जवाब नहीं है, महिला सुरक्षा पे कोई जवाब नहीं, किसानों की आय दुगनी करने पे कोई जवाब नहीं, अग्निवीर पे कोई जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलों से चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को जवाब दिया, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देने जा रही है। पीडीए तैयार है, पीडीए की सूची तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 उपचुनाव में सीटों को हराने के लिए। योगी जी लोकसभा की हार के बाद कुछ बौखला से गए हैं। 10 उपचुनाव को लेकर जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं वो बड़ा बचकाना सा है। उन क्षेत्रों में सौगात देना एक तरीके से लुभाना है और ये चुनाव की शुचिता के खिलाफ है। इसके अलावा जिस तरीके से वो धार्मिक विद्वेष के बयान दे रहे हैं वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी जी को समझना चाहिए कि चुनाव जनता का है, जनता के बीच में, जनता के बीच जाकर काम करिए। अपराध आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी आपसे नियंत्रित नहीं हो रही है। जनता इन सब चीजों पर वोट देगी, ना कि जो इस तरीके की हरकतें आप कर रहे हैं उस पर। एक तरफ योगी लगातार मैराथन दौरे कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जातीय गोलबंदी में लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यूपी में इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता अखिलेश यादव का साफ कहना है कि बीजेपी चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन जीत इंडिया गठबंधन की होगी। बाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है। जनता संग है तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके छिप करके। दरअसल यूपी की सियासत को लेकर एक बात बहुत पहले से कही जाती है कि यहाँ पर वोटर्स उम्मीदवारों से पहले उसकी जाति को देखते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की सियासत चरम पर है। यही वजह है कि चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ही तरफ से जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। आगे बढ़े हम, उससे पहले चलिए यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके जातीय समीकरण को भी समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पार्टियां प्रत्याशी जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर ही उतारती है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया जाता है, ताकि जीत की गारंटी रहे। तो सीटें जो है उनके अनुसार अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, कुल मिलाकर के 10 सीटें देखिए, एक एक करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले खैर नहीं इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहीं पर बयान सामने आया
1.15 लाख 1,15,000 वोटर्स हैं यहाँ पर। जाट वोटर निर्णायक है। जाटव और ब्राह्मण वोटरों का भी दबदबा है। कुल वोटर देखिए 4,03,515। ये विधायक अनूप प्रधान जो कि अब सांसद बन चुके हैं और 2017 से ये सीट जो है बीजेपी के पास रही है। अगली सीट आपको दिखाते हैं जहां पर सबसे टफ फाइट मिल्कीपुर। वोटर 3,40,820। एसपी का मजबूत गढ़। अब ये कहा जा सकता है यादव, मुस्लिम और पासी वोटर अहम है। सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटर यहां पर हैं। उम्मीदें इस बार भी बढ़ी हुई हैं, लेकिन क्या ये साख का सवाल जो सीट बन गई है उसे निकाल पाएगी बीजेपी? ये प्रश्न चिन्ह बड़ा है लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तीसरी सीट आपको दिखाते हैं, वहां का विवरण। करहल 3,71,261 वोटर्स। एसपी का मजबूत गढ़ है, ये आप जानते हैं। 1,20,000 से ज्यादा यादव वोटर, और यही यादव वोटर जो है वो जीत की गारंटी है। यही प्रत्याशी की जीत हार तय करते हैं। विधानसभा क्षेत्र में 35,000 शाक्य वोटर भी अपनी अहमियत रखते हैं। कुंदरकी की बात कर लेते हैं। 3,80,217 कुल मिलाकर के वोटर्स हैं। 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं और हार जीत जो है उसमें मुस्लिम वोटर ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं, असल फैक्टर होते हैं। बीजेपी मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की इस बार सोच रही है। यहां से इस बार की ये बड़ी खबर है। 5वीं सीट देखिए सीसामऊ। 2,71,413 वोटर। सबसे ज्यादा 80,000 मुस्लिम वोटर यहां से आते हैं। ब्राह्मण वोटरों की संख्या जो है वो भी अच्छी खासी है यहां पर, लेकिन मुस्लिम वोटर्स किंग मेकर की भूमिका में। और जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें सीसामऊ अकेली ऐसी सीट है जहां मौजूदा विधायक की अयोग्यता के चलते उपचुनाव होगा। अगली सीट देखिए फूलपुर। 4,06,028 वोटर्स यादव वोटर। 70,000 से ज्यादा पटेल वोटरों की संख्या। 60,000 से अधिक ब्राह्मण वोटरों की संख्या। 45,000 और मुस्लिम वोटर भी अहम रोल निभाते हैं यहां पर। और यहां पर अगर देखा जाए तो लड़ाई रोचक नजर आती है। अगली सीट का रुख कर लेते हैं और ये सीट क्योंकि प्रयागराज के भीतर ये आती है। अगली सीट देखिए अब गाजियाबाद। 4,22,260 कुल मिलाकर के वोटर्स हैं। गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ है। ब्राह्मण वैश्य वोटरों का बोलबाला है और दलित वोटर ट्रंप कार्ड की भूमिका निभाते हैं। यहां गए या वहां गए उसी का फायदा होता है। मजमा देखिए वोटर 3,85,548। दलित वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा यहां पर है। ब्राह्मण वोटर दूसरे स्थान पर है। बिंद और कुशवाहा वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जो दावेदारी पेश कर रहे हैं उनमें एक सीट ये भी है। कटेरी का हाल देखिए। 3,74,030 वोटर। 90,000 से ज्यादा दलित वोटर हैं। 50,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर। 45,000 ब्राह्मण वोटर यहां पर है और सपा के पास रही सीट को बीजेपी झटकने की पुरजोर तैयारी कर रही है। 10वीं और आखिरी सीट भी दिखाते हैं आपको। मीरापुर वोटर 2,94,158 मुस्लिम वोटरों की निर्णायक भूमिका और जाट और गुर्जर मतदाता अच्छी खासी संख्या में यहां पर है। और इस उपचुनाव में इस सीट की बात कर ली जाए तो इस उपचुनाव में यहां बसपा और आजाद समाज पार्टी की भूमिका नतीजों को प्रभावित कर सकती है। यानी पिछली बार 5-5 पर छूटा मुकाबला आर्या पार का बना हुआ है क्योंकि उपचुनाव नहीं साख का सवाल है। 10 सीटों पर उपचुनाव। एक तरफ जहां बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए यह साबित करने का मौका है कि उनका पीडीए कोई तुक्का नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जुड़ा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीडीए की बात करते हैं। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। पीडीए ने मोदी योगी लोग दोनों को हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। एक तरफ अखिलेश पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं, 10 सीटों पर बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी की तैयारियों को पुख्ता बताते हुए न सिर्फ अपनी जीती हुई सीट वापस हासिल करने का दावा कर रहे हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी की जीती सीटों को छीनने की भी बात कर रहे हैं। हम लोग को विश्वास है कि हम लोग अपनी सीटें तो वापस लाएंगे भी, लेकिन सपा की जो सीटें रही हैं उनको भी छीनेंगे। दरअसल अगर इन 10 सीटों के पिछले 2 चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 में गाजियाबाद की सीट बीजेपी ने जीती थी, जिसे 2022 में बीजेपी जीतने में कामयाब रही। कटिहारी सीट 2017 में बीएसपी के पास थी, लेकिन 2022 में ये सीट सपा ने जीत ली। करहल सीट 2017 में सपा के पास थी और 2022 में भी सपा ने ही जीत हासिल की। मिल्कीपुर में 2017 में बीजेपी ने जीत का झंडा बुलंद किया था, तो वहीं 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की। मीरापुर 2017 में बीजेपी के पास थी, लेकिन 2022 में वो आरएलडी के पास चली गई। मझावा सीट 2017 में बीजेपी के पास थी, लेकिन 2022 में वो सीट निषाद पार्टी ने जीत ली। सीसामऊ सीट 2017 में समाजवादी पार्टी ने अपने पाले में किया था, तो वहीं 2022 में अपनी जीत की लय समाजवादी पार्टी ने बरकरार रखी। खैर सीट 2017 और 2022 में भी बीजेपी के पास ही रही।
फूलपुर 2017 में बीजेपी ने जीती थी, 2022 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही रही। वहीं कुंदरकी में सपा ने पिछले दोनों चुनावों में जीत हासिल की, यानी पिछले आंकड़ों को देखें तो मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन को पता है कि अगर सूबे की सबसे बड़ी आबादी को साध लिया तो फिर उपचुनाव के साथ 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, वो लगातार बीजेपी को पिछड़ा दलित विरोधी करार देने में जुटे हैं। वहीं बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और उसी के सहारे न सिर्फ उपचुनाव बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ रही है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। उधर बीजेपी के सहयोगी दल उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि यूपी की जनता का प्यार एनडीए गठबंधन को ही मिलेगा। 200 सीट पर एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ सभी हमारे साथी लगे हैं और 200 सीट जीतने का प्रयास हो रहा है। आप लोगों को चिंता मिल्कीपुर और कटेहरी की है, तो 100% आप लोगों की चिंता दूर होगी, वो जीता जाएगा, ये गारंटी हम कह रहे हैं। 10 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं, अभी चुनाव घोषित नहीं हुए, लेकिन हमारी तैयारी है, वो लगातार जारी है। संगठन की मीटिंग्स लगातार चालू हैं और जब चयन होगा प्रत्याशियों का, उसके बाद हम लोग उतरेंगे। उधर यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली और जीत के लिए वो किसी भी समझौते को तैयार नजर आ रही। यही वजह है कि उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने अपना रुख नर्म करते हुए रणनीति में बदलाव के संकेत दिए। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि टिकट चाहे जिसे मिले, जीत इंडिया की ही होगी। इससे साफ है कि कांग्रेस यूपी उपचुनाव में सीटों के लिए खींचतान की स्थिति में नहीं जाएगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपनी हार हजम नहीं हो रही है और यही वजह है कि न सिर्फ संगठन बल्कि पूरी की पूरी सरकार यूपी में विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उतर गई है। हालांकि दोनों ही तरफ से यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा ये देखना अभी बाकी है। तो उपचुनाव में भीषण रन होगा और ऐसे में इंडिया वर्सेस एनडीए ये लड़ाई जो है अब तक क्या कुछ नजर आ रही है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीट बंटवारे को लेकर संशय है एनडीए में अभी भी, आपको बता दें, जबकि सीट शेयरिंग पर लगभग बात 7-3 के मुकाबले तय नजर आ रही है। इधर जातीय गोलबंदी की कोशिश हो रही है ताकि जो छिटकी हैं जातियां उनको इकट्ठा किया जा सके। इंडिया में सीटों पर पीडीए फॉर्मूला लागू करने का जो प्लान है उसी पर आगे बढ़ा जा रहा है। गठबंधन की एकजुटता पर सवाल यहां पर बना हुआ है, लेकिन वहां देखिए गठबंधन में मजबूत कोऑर्डिनेशन नजर आता है। साथ ही हिंदुत्व के एजेंडे पर कायम है। योगी आदित्यनाथ खुलेआम वो इस पर काम कर रहे हैं, जबकि इंडिया पिछड़ों के साथ अगड़ों को भी जोड़ने की रणनीति पर यानी कि पीडीए+B इस पर काम कर रहा है। ब्राह्मणों के साथ संविधान विरोधी नैरेटिव मुसीबत बन रही है, जबकि पीडीए के रोड मैप पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी है, इसी पर फोकस हो रहा है। और इन तैयारियों के साथ साथ पिछले कुछ दिनों में जब से योगी आदित्यनाथ एक्टिव हुए हैं, एक के बाद एक कई ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो विपक्ष की नीति और नीयत दोनों पर हमला करते हैं। लेकिन क्या ये बयान विपक्ष पर अपेक्षित लीड दिलाने में कारगर होंगे या बैकफायर करेंगे? उपचुनाव के नतीजे इसका हिसाब करेंगे। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।